Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our last lecture of chapter 4, and our last lecture is about cell size, molecule transport, and animal and plant cell. Lecture 3 would be divided into two parts. So, this is the first part of our last lecture, that means first part of lecture 3. And today, what we will cover about cell size and cell surface area, एंड डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस एंड वाटर बैलेंस क्या है प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं, फिर हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ेंगे, प्लांट के सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइज़ की एंड सरफेस एरिया की। So it's a key concept. Small cell have more surface area relative to their volume, relative to their larger cell. This is why most cells are small, right? अब आप से एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे ये बताएं कि एक एलिफेंट का सेल बड़ा होता है या फिर एक चूहे का सेल बड़ा होता है, ठीक है, रैट का सेल बड़ा होता है, तो इसका क्या आंसर होगा? आप सब कमेंट करें और फिर लेक्चर के बाद देखिएगा कि आपका जो आंसर है वो मेरी एक्सप्लेनेशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें, इसका जो जवाब है वो ये है, कर लिया सबने कमेंट। अब इसका जवाब देखें, इसका जवाब है कि दोनों का सेल सेम साइज का ही होता है। सेल से फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल बड़ा है या छोटा है। सेल बड़ा क्यों नहीं होता, इसकी वजह जानें। इसकी वजह ये है कि एस ए वी रेशो मैटर करता है। अब एस ए वी रेशो है क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक इजी एग्जांपल को समझें। अगर आप एक बड़ा क्यूब लेते हैं और उसी क्यूब के 27 छोटे क्यूब्स बना देते हैं, तो जो बड़ा क्यूब है अगर आप उसकी सरफेस देखेंगे कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, लेट सपोज वो कवर कर रहा है 5400 सरफेस एरिया कवर, और जो आपने 27 क्यूब उसके बना लिए हैं तो वो राउंड अबाउट कवर कर रहे हैं 16,000 एंड समथिंग, ठीक है, 16,000 समथिंग का वो एरिया कवर कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो लार्ज सेल है उसका लेस सरफेस एरिया है, और जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको आपने छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया है वो ज़्यादा जगह ले रहे हैं, ठीक है। इस वजह से सरफेस एरिया जो है वो मैटर करता है। अब हम इसको अगर सेल पे अप्लाई करें तो सेल का क्या काम होता है? सेल का यही काम होता है कि वो खाना लेता है, एनर्जी लेता है, फिर वो डिफरेंट बॉडी के सेल्स वो ऑक्सीजन का काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सेल के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। और अगर ये बहुत बड़ा लार्ज हो तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करने में उन्हें मुश्किल होगी, ठीक है। इस वजह से एस ए वी रेशो मैटर करता है। अब देखिए ना, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर से मेटाबॉलिक नीड भी बढ़ जाती है। अगर 1000 बंदे हों, 1000 बंदे हों तो उनको 1000 रोटी चाहिए, लेकिन अगर गेट जो है वो सरफेस एरिया छोटा रह गया है तो रोटी अंदर नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए बड़ा सेल अपने वॉल्यूम की वजह से सर्व नहीं कर पाता। इसका रूल ही ये है कि जैसे ही सेल बड़ा होता है तो वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे सेल्स में। अब सेल्स की भी डिफरेंट साइज रेंज करते हैं। अब सबसे जो छोटा सेल होगा वो एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। उसका जो सेल है उसका है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये सबसे छोटा सेल है। और अगर हम सबसे बड़ा सेल देखें तो आप एग्जांपल ले लें मुर्गी के अंडे की, वो भी तो एक सेल ही है ना, तो वो बड़ा सेल की एग्जांपल हो गई।
उसके बाद अगर आप लंबे सेल की एग्जांपल लें तो जो नर्व सेल है हमारा वो 1 मीटर तक है। और अगर आप छोटे बारीक पतले सेल की एग्जांपल लें तो ह्यूमन आरबीसी, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 माइक्रोमीटर। वो इसीलिए बारीक होते हैं कि वो इजीली कैपिलरी में से निकल जाते हैं, जब निडल पास होती है तो इजीली उसमें से गुजर जाते हैं। तो वन लाइन में अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये है कि सेल इसलिए छोटा होता है ताकि उसका दरवाज़ा यानी उसके घर के लिए काफ़ी हो, इजीली वो अपने फंक्शन को कर सके। ठीक है, इसीलिए सेल जो है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन हमारी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सेल को खाना और ऑक्सीजन चाहिए तो ये कैसे अंदर जाएंगी, डिफ्यूजन से जाएंगी। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। और डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अगर आपके माइंड में आ रही है तो क्या है, परफ्यूम की एग्जांपल। अगर आप रूम के एक कोने में खड़े होकर स्प्रे करें तो क्या होगा, सारे कमरे में स्मेल फैल जाएगी। तो जिस जगह पे आप खड़े थे वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। और जो रूम के दूसरे कोने तक स्मेल गई परफ्यूम की वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, मूव किया फ्रॉम हायर टू लोअर। इसी तरह इसको सेम आप सेल में एग्जाम्पल को इसको फिट करें तो क्या होता है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और ब्लड में कम होता है। तो क्या होता है कि लंग्स से बाहर जाती है जब हम सांस लेते हैं और ब्लड के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और बाहर जो है वो O2 कम होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेने का अमल करते हैं तो डिफ्यूजन ही होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर बाहर एक्सहेल हो जाती है और लंग्स से ऑक्सीजन निकलकर इनहेल होकर हमारे ब्लड में चली जाती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें कोई इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एटीपी नहीं लग रहा, लेकिन मॉलिक्यूल्स खुद ही बढ़ते हैं और हायर से लोअर की तरफ चले जाते हैं। और जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाएं, जब बराबर हो जाते हैं उसको तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, फैसिलिटेट यानी कि आप उसको मदद कर रहे हो, उसकी उसको लिफ्ट दे रहे हो। तो ये जो होते हैं ये लार्जर और चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ये इजीली नहीं डिफ्यूज़ आउट हो सकते। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फिर यहाँ पे आता है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो उनको हेल्प करता है कि वो मूव कर सकें फ्रॉम रीजन टू हायर टू लोअर। ठीक है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी स्टिल पैसिव ही है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। सिर्फ इसका फ़र्क ये है कि सिंपल डिफ्यूजन में आप क्या कर रहे थे कि वो खुद ब खुद जा रहा था और फैसिलिटेट में क्या कर रहे थे, वो लिफ्ट लेकर जा रहे हैं। किसकी लिफ्ट ले रहे हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है ना, उसकी लिफ्ट लेकर जा रहे हैं। है अभी भी ये स्टिल पैसिव ही, अभी भी दोनों में पेट्रोल नहीं लग रहा, दोनों में एटीपी नहीं लग रही, कोई खर्चा नहीं आ रहा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस से पहले इस वाली स्लाइड में वापस आएं और ये देखें कि ये डायग्राम एक आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम में अगर ये क्लियर नहीं है तो सब अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है। ये जो येलो प्रोटीन है ये गेड है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज बाहर है, ठीक है, ग्लूकोज बाहर है, हाई है, और अंदर क्या है, लो है। तो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, उसको पकड़कर अंदर फेंक रहे हैं। अभी भी एटीपी नहीं लग रहा है, ठीक है, अभी भी ये पैसिव ही है। लेकिन सिंपल क्या है, इसमें डिफ्यूजन थोड़ा तेज़ है कि वो उसकी हेल्प ले रहे हैं, प्रोटीन की लिफ्ट लेके काम कर रहे हैं।
राइट। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और फ्रॉम अ सॉल्यूट ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। Movement of water from less solute to more solute across semi permeable membrane। इसको अगर हम आसान जुमले में समझें तो वो ये है कि पानी पतले से गहरे की तरफ जाता है, यानी कि जिस पानी में नमक कम होगा वो क्या होगा? पतला होगा, और जिसमें नमक ज़्यादा होगा वो क्या होगा? गाढ़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके जो हैं वो तीन कॉन्सेप्ट हैं: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसो मीन सेम, बाहर और अंदर। आइसो का मतलब होता है सेम, बाहर और अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इक्वल है, जितना पानी अंदर है उतना ही पानी बाहर है। यानी कि जब एनिमल सेल नॉर्मल अपनी फेज में होता है और प्लांट सेल जो है वो फ्लैसिड में होता है, यानी सॉफ्ट होता है। बिल्कुल आइसोटोनिक हैं, सेम है, बराबर है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? अब हाइपोटोनिक में ये होता है कि बाहर नमक कम हो जाता है और अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो पानी अंदर की तरफ मूव करता है। अब एनिमल सेल में जब हाइपोटोनिक का क्या प्रोसेस होता है, तो क्या होता है कि सेल स्वेल हो जाता है, और स्वेल होने के बाद रप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है। और प्लांट सेल में ये क्या होता है? प्लांट सेल में हाइपोटोनिक जब प्रोसेस हो तो क्या होता है कि सेल टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड हो जाते हैं यानी कि फूल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, तन कर खड़े हो जाना। और ये नॉर्मल होता है क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, तो वो एक स्ट्रेट ऐसे प्लांट खड़ा होता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है? बाहर नमक ज़्यादा हो जाता है और अंदर कम हो जाता है, और पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो अगर ये प्रोसीजर हो तो एनिमल सेल में तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है और सिकुड़ जाता है। ठीक है, और क्रीनेशन में क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में फिर ये होता है कि जो हमारा पौधा होता है ना वो मुरझा जाता है, क्योंकि पानी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पौधा क्या होता है? मुरझा जाता है। तो हाइपो और हाइपर में आइसोमीन तो सेम था, लेकिन हाइपो और हाइपर में याद रखने के लिए क्या निशानी है इसकी, क्या इसकी ट्रिक है कि हाइपो में पानी अंदर, और हाइपो वाली जो लकड़ी होगी या चीज़ होगी वो क्या होगी? मोटी होगी, स्वेल करेगी। और हाइपर में पानी बाहर, तो उसमें क्या होगा कि वो दुबली हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, गार्ड सेल क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन क्या होती है। तो ऑस्मोसिस सिर्फ बुक्स में ही नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में हर जगह है। अगर आप इसको गौर से देखें, पौधों के बारे में सोचें, एनिमल्स के बारे में सोचें, तो आपको समझ आएगी। अभी हम बात करते हैं गार्ड सेल एंड स्टोमेटा की। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं लीफ के अंदर, एक पत्ता है उसके लीफ के अंदर स्टोमेटाज हैं, ठीक है। तो वो जो एपिडर्मिस होती है पत्तों की, वो सराउंड हुई हुई होती है गार्ड सेल से, उनको स्टोमेटा कहते हैं। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम पत्ते के जो नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, बेसिकली उनको स्टोमेटा कहते हैं। वो हमें नज़र नहीं आते अपनी आम आंख से, लेकिन होते हैं पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख, और उनके दोनों तरफ दो गार्ड खड़े हुए होते हैं। जैसे आप कह लो कि दो चौकीदार हैं, उनके दो दरबान खड़े हुए हैं। तो एट डे टाइम क्या होता है? अब पत्तों के अंदर हरा कलर है और वही पौधे का खाना तैयार कर रहे हैं। तो डे टाइम पे क्या होता है? ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये सेल ग्लूकोज बनाते हैं, अंदर नमक बढ़ जाता है, ठीक है। और हाइपरटोनिक की सिचुएशन आ जाती है, तो फिर पानी अंदर जाता है, अंदर जाता है तो सेल फूल कर बो शेप ले लेता है और सुराख खुल जाते हैं। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। अब रात के वक्त क्या होता है? रात के वक्त ग्लूकोज बनने का अमल ख़त्म, क्योंकि सूरज डूब चुका है,
नमक कम होता है, पानी बाहर की तरफ आता है और सेल जो है वो नरम हो जाता है। प्लांट सेल की बात कर रही हूँ इस वक्त। तो उसमें क्या होता है कि सेल नरम हो गई, यानी फ्लैसिड पोजीशन में आ गया है। उसके जो स्टोमेटा के सुराख हैं वो बंद हो गए हैं। ठीक है। पत्ते जो हैं वो रात के टाइम या सूरज जब ढल जाता है या रात हो जाती है सॉफ्ट हो जाते हैं उस वक्त। इसका मतलब ये है कि जो गैसविश एक्सचेंज उनमें हो रहा था वो उसका जो कंट्रोल जो होता है वो डे के टाइम ज़्यादा तेज़ी से होता है और इस टाइम पे कम हो जाता है या ना होने के बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है ताकि पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब ट्रिगर प्रेशर क्या होता है? जब प्लांट सेल का वैक्यूल पानी से भर जाता है तो साइटोप्लाज्म सेल वॉल को पुश करता है, जिसकी वजह से ट्रिगर प्रेशर बनता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो घास है वो जब हरी भरी होती है तो वो किस तरह से स्ट्रेट खड़ी होती है, वो इसी ट्रिगर प्रेशर की वजह से खड़ी होती है। आप कुछ दिन घास को पानी ना दो, आप देखेंगे कि इसका ट्रिगर ख़त्म हो जाएगा और वो मुरझा के ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। हम कहते हैं कि घास जो है वो ख़राब हो गई है, तो वो मुरझा के ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अब आ जाता है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन होता है हमारा जब पानी को ज़ोर से हम पुश करते हैं सेल के अंदर तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इजीली गुजर जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोटीन होते हैं वो रुक जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है किडनी में खून की कैपिलरी तेज़ी से गुजर रही होती है, पानी प्रेशर से गुजर रहा होता है और साथ साथ क्या हो रहा होता है, वेस्ट फिल्टर होकर यूरिन बन रहा होता है। लेकिन जो प्रोटीन बड़े होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और वो रुक जाते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की? ये इनकी एप्लीकेशन है कि वो बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाते। एडवांस वाटर ट्रीटमेंट इसका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि हमने नीचे पढ़ा कि किस तरह से फिल्टर होता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है प्लांट में कि जो सॉल्ट वाटर होता है ना वो पुश होके क्विकली मेम्ब्रेन से गुजर जाता है, तो जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है और जो प्योर पानी है वो आगे की तरफ चला जाता है। राइट। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अभी तक हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, अब हम आ गए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें चाहिए होती है एनर्जी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम जाते हैं। ठीक है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ये बिना एनर्जी के नामुमकिन है। इसकी एग्जांपल ये है कि नर्व सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा रखना है एंड सोडियम कम रखना है, लेकिन क्या है कि सोडियम बाहर ज़्यादा है तो क्या होता है कि सेल पंप चलता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इसकी फेमस एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझिएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। इसमें ये होता है कि नर्व सेल की मेम्ब्रेन में पंप है। ठीक है, ये 3 सोडियम है जो कि बाहर की तरफ फेंकता है और 2 पोटेशियम है जो कि अंदर की तरफ लेता है, और हर दफ़ा पे 1 एटीपी इस पे खर्च होता है। ठीक। अब इसकी ज़रूरी क्यों है? इसकी ज़रूरत इस वजह से है कि इसी पंप की वजह से हमारे जो नर्व सेल्स हैं दिमाग के, उनमें बिजली बनती है, ऐसे सिग्नल्स बनते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर नर्व्स इम्पल्स बनना बंद हो जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि सोडियम और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखा जाए। सही है, तो जो लो कंसंट्रेशन होती है उससे उसको हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजते हैं, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और अगर ये ऐसा ना करें, सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन
ऐसे मूव ना करे तो इससे क्या होता है, इससे वो पंप की जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती है और इंसान बेहोश हो सकता है। राइट, अब हम समझते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है। अब एंडो और मीन्स अंदर की साइड और एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। तो एंडो जो है वो सेलुलर इंजेशन है, एक इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। राइट, आप जिसको कह सकते हैं सेल की ईटिंग और ड्रिंकिंग है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़कर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और बड़ा सा सामान उस थैली में बंद हो जाता है। इस थैली को वैक्यूल कहते हैं। अब इसकी टू टाइप हैं, फेगोसाइटोसिस जिसको सेलुलर ईटिंग कहते हैं और पिनोसाइटोसिस जिसको सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं। अब फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को पूरा निगल जाते हैं और जो उसका डस्ट होता है उसको साफ कर देते हैं। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, सेलुलर ड्रिंकिंग होती है, सेल का जो है वो लिक्विड की जो ड्रॉप्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेलुलर एक्सपोर्ट हो रही होती है, यानी कि जो गोल्जी अपरेटस ने प्रोटीन पैक किया हुआ होता है, अब उसे सेल से बाहर कैसे भेजना है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन थैली बना के बाहर की तरफ फट जाता है और सामान को बाहर फेंक देता है, जिसे लेकर फिर सेल स्लाइवा क्या करते हैं, एक्सट्रीट आउट कर देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एंडोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन कम होती है और एक्सोसाइटोसिस से मेम्ब्रेन बढ़ती है। तो ये एंडो और एक्सो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस कायम होता है, ठीक है। तो अब इसी लेक्चर का पार्ट 2 में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।